नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन नेहा के गांव में एक महामारी फैल जाती है और गांव के ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। माँ पापा, आप दोनों कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना बंद कर दो। जानते हो ना, गांव में एक कैसी महामारी फैली है। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बिना तेरी शादी किए मैं और तेरी माँ नहीं मरने वाले। और वैसे भी अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नेहा बेटा, तू अपने पिता की और मेरी चिंता करना छोड़ दे, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जो पहले से बीमार है या जिसे पहले से कोई बीमारी है। तेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब चिंता मत कर। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे फिर भी आप दोनों की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, अब आप दोनों जाकर खेत में काम कर सकते हैं। मैं गांव में बीमार लोगों को देखने जा रही हूँ। अपने पिता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और उसके पिता काम के लिए चले जाते हैं। नेहा को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए वो भी खेत में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता सही से काम कर रहे हैं। नेहा घर के लिए वापस आने लगती है, तभी उसकी टक्कर राहुल नाम के लड़के से होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ सरकारी कैंप कहाँ लगा है? इस गांव में कोई महामारी फैली है ना? आप कौन है और आपको कैसे पता? मैं एक डॉक्टर हूँ और शहर से यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप गांव में नए हैं। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको कैंप तक ले जाती हूँ। अब राहुल कैंप में बीमार लोगों का इलाज करता और नेहा अपने गांव के सभी बूढ़े लोगों को राहुल के कैंप में ले जाती। ऐसे ही एक दिन राहुल नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे एक नर्स की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? पर मुझे तो नर्स का कोई काम नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेहा राहुल की बात मान जाती है और उसके साथ कैंप में रहकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से प्यार हो जाएगा। कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर नर्स का काम कर पाऊंगी या कभी प्यार कर पाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब भी तुम घर वालों की मर्जी से शादी करोगी? अब तो तुम मेरी जिंदगी में आ चुके हो, अब किसी और के बारे में सोचना है कि जब तुम मेरे साथ हो। नेहा और राहुल एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कैंप नहीं जा पाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। कितने दिन हो गए मुझे बीमार पड़े, मैं कैंप भी नहीं जा पा रही। लगता है अब मुझे अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। और राहुल भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं उसको अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। अब नेहा बिना कोई देरी करे राहुल को मैसेज कर देती है और जैसे ही दवाई लेने के लिए बिस्तर से उठती है, वो चक्कर खाकर फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक नेहा बीमार रहती है और इसी बीच राहुल बिना नेहा को बताए अपना फोन बंद कर लेता है और शहर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो सबसे पहले भागती हुई राहुल के घर जाती है, जो राहुल ने कुछ महीने के लिए किराए पर लिया हुआ था। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा बार बार घर का दरवाजा पीटती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद नेहा घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। राहुल, ऐसे समय में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी यहाँ पर नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कौन से शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ? बेचारी नेहा रोती बिलखती घर जाती है और इस राज को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगती है, पर नेहा का ये राज ऐसा राज था जो छुपाए नहीं छुप सकता था और आखिरकार एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। इतना बड़ा धोखा! मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए।
तूने कभी सोचा भी है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी बिन बिहाई माँ बनने वाली है तो गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे? अब कौन करेगा तुमसे शादी? कौन थामेगा तेरा हाथ? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। बेशर्म, तूने गलती नहीं पाप किया है। तूने हमारी इज्जत उछाल दी है पूरे समाज में। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद रहता। देख नेहा बेटा, हम अमीर नहीं है जो इस बात को दबा ले या मोटी रकम देकर तेरी शादी करवा दे। इसीलिए अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। तू कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने इस पाप को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से ये कैसे बातें कर सकती हो? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इसमें एक नन्ही सी जान की क्या गलती? ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई। अगर तू अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद को मार दे या हमें मार दे। ऐसे भी तूने जो किया है ना, उससे हम वैसे ही जीते जी मर चुके हैं। नेहा बेटा, मान जाओ मेरी बात और गिरा दे अपनी इस बच्ची को। इस बच्चे से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने सच्चा प्यार किया था और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तू अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। आज से हम भी तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। नेहा के माता पिता नेहा की इस गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पाते और घर से निकाल देते हैं, पर नेहा भी हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेले पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब नेहा अपना सामान लेकर एक छोटे से शहर में चली जाती है और एक छोटी सी नौकरी करने लगती है। बहुत जल्द नेहा को एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद नेहा अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी। क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं आप चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रहे हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि
आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी? क्या? अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो इसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी यह अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी। वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं। अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है। चाचा जी, यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते ही होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं, मैं आपको देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसीलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊँ? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा। चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते ही होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती।
चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी और अपनी एक बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी बहुत ही ज्यादा क्रूर और मॉडर्न थी। वो अक्सर चिंकी चिड़िया को मारती पीटती और उसे खाना भी नहीं देती। ऐसे ही एक दिन सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, सुबह से तेरा काम खत्म नहीं हुआ, जिंदगी भर यही काम करना है तुझे। चल जल्दी से बर्तन साफ कर और उसके बाद कपड़े भी धोने। इतना खाती है फिर भी फुर्ती से एक काम नहीं होता, भुक्कड़ काम चोर कहीं की। माँ, अगर आप मुझसे ऐसे बर्ताव करोगी तो मैं पिताजी से आपकी शिकायत कर दूंगी। आई बड़ी पिताजी से शिकायत करने वाली, जा कर दे शिकायत। मैं कौन सा तेरे बाप से डरती हूँ, तेरे बाप ने मेरा क्या उखाड़ लेगा। इतना सुनकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए खुद से कहती है, माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो इस सौतेली माँ से हमारा कोई वास्ता ना होता, और पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं इस सौतेली माँ ने पिताजी पर कौन सा जादू कर दिया। दूसरी तरफ सुंदरी खुद से कहती है, लगता है इस चिड़िया के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज ही अपनी बहन बबली कबूतरी को बुलाकर इसे सही करवाती हूँ। अगले ही दिन बबली कबूतरी सुंदरी के बुलाने पर घर आती है। उसके बाद सुंदरी बबली कबूतरी को सारी बात बताती है। सुंदरी बहन, तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अगर तूने समय से पहले इसका इंतजाम नहीं किया तो ये तुझे नौकरानी बनाकर रख देगी और तेरे सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। बबली कबूतरी सुंदरी को एक योजना बताती है। बबली कबूतरी की योजना के तहत जब चिंकी चिड़िया सो रही होती है तब सुंदरी चिंकी को उठाकर समंदर के किनारे ले जाती है। तभी अचानक से चिंकी की आंख खुल जाती है और वो बोलती है, माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई और बबली माँ से आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तुझे सबक सिखाना, तो बहुत मुंह चलाती है, मेरी प्यारी बहना से जुबान लड़ाती है। इतना बोलकर बबली कबूतरी चिंकी चिड़िया को पीछने लगती है और उसे पेड़ से लटका देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे कभी जुबान नहीं लड़ाऊंगी। प्लीज मुझे पेड़ से नीचे उतार दो वरना मेरे पैर टूट जाएंगे। अरे वाह बबली बहन, बहुत मजा आ गया। टंगी रहने दो थोड़ी देर और, टंगी रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तभी चिंकी चिड़िया का पर टूट जाता है और वो समंदर में गिर जाती है। तभी सुंदरी घबरा जाती है और अपनी बहन बबली कबूतरी से कहती है, अरे बबली बहन, ये चिड़िया तो समंदर में गिर गई, अब ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, अगर तुझे तैरना आता है तो तू इसको बचा ले, मुझे तो नहीं आता। चुप बैठ, मरने देना, वैसे भी तेरे सर का बोझ ही कम हो रहा है। दोनों बहनें आपस में बात करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन कालू कौवा अपनी बेटी को घर में ना पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहां पर सुंदरी और बबली कबूतरी आती हैं। कालू कौवा सुंदरी से पूछता है, सुंदरी, चिंकी चिड़िया कल रात से लापता है, तुमने चिंकी चिड़िया को कहीं देखा है क्या? आपकी बेटी इतनी अच्छी भी नहीं है कि पूरा दिन मैं उसकी देखभाल करती रहूं। मैं तो इस चिड़िया के नए नए तमाशे देखकर तंग आ गई हूँ। हर बार देखो एक नया तमाशा, गई होगी कहीं घूमने फिरने, आ जाएगी खुद। जाओ जाकर अपना काम करो। पूरे दिन इधर उधर ढूंढने पर जब चिंकी चिड़िया नजर नहीं आती तो कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है और खुद से कहता है, चिंकी मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। कालू कौवा ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी वहां पर चिंकी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अरे कौन हो तुम और मेरे घोंसले में कैसे आ गई? पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी चिंकी नहीं हो। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। पिताजी, मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया ही हूँ। इन दुष्टों ने मुझे कल रात को समंदर में गिराकर मार डाला। उसके बाद चिंकी चिड़िया अपने पिता को सारी बात बताती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ की मृत्यु के बाद अगर मैं दूसरी शादी ना करता तो आज तुम मेरे पास होती। इन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तेरे साथ हूँ, तू भी इनको जान से मार डाल। पिताजी, जैसे इन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है वैसे भी मैं इनको तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी। अगले दिन सुंदरी कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, घर का काम मुझसे नहीं होता, हम एक नौकरानी रख लेते हैं। अगर मैं चूल्हे के आगे खाना बनाऊंगी तो मेरी स्किन जल जाएगी, मैं बेकार दिखने लगूंगी। सुंदरी, तुम पूरा दिन इन पार्टियों के चक्कर में लगी रहती हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें इस छोटे से घर के लिए काम वाली बाई रखूं। तुम्हारी बहन बबली कबूतरी घर आई हुई है, फोकट का खाना खाती है, इससे बोलो घर का थोड़ा काम कर दिया करे। कालू जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? हाँ, मेरी बहन की रिस्पेक्ट यही है कि वो इस घर में काम वाली बाई की हैसियत से रहे। हाँ, तो
मेरी बेटी 3 दिन से गायब है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस तुम अपनी बहन के साथ पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो, फालतू के काम करती हो। मुझे तो लगता था भाग गई होगी किसी पक्षी के साथ, वैसे भी घर के कामों में तो उसका ध्यान था नहीं। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आता है और वो सुंदरी को एक जोरदार तमाचा मारता है। उसके बाद चुड़ैल चिंकी चिड़िया सुंदरी को आकर नीचे गिरा देती है। हे भगवान, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेटी की करतूतें पता चली तो बीवी पर गुस्सा निकल रहा है। इतनी जोर से लगी, मेरा तो गोला ही टूट गया। तभी वहां पर बबली कबूतरी आ जाती है। अरे सुंदरी बहन, क्या हो गया? तुम नीचे कैसे गिर गई? चलो मैं आपको अपने घोंसले में लेकर चलती हूँ। उसके बाद बबली कबूतरी सुंदरी को उसके घोंसले तक छोड़ के आती है। तभी वहां पर चुड़ैल चिंकी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ माँ, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम कौन हो? अरे माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी चिंकी चिड़िया हूँ। अरे तुम जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हें जान से मार डाला था। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। माँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं जो झूठ बोलूंगी। चलो अब इस बिस्तर पर आपका आराम खत्म होता है। इतना बोलकर चिंकी चुड़ैल को उसी समंदर में ले जाकर फेंक देती है। तैरना न आने की वजह से सुंदरी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बबली कबूतरी अपनी बहन को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी चिंकी चुड़ैल बबली कबूतरी के सामने आकर उससे बोलती है। क्या हुआ मौसी, आप किसे ढूंढ रही है? अरे तुम कौन? तुम्हारी आवाज तो चिंकी की तरह लग रही है। अरे वाह मौसी, आपने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। हाँ, मैं वही चिंकी हूँ जिसको आपने पेड़ से लटकाकर जान से मार दिया, और अब इस दुनिया में आपका भी टाइम खत्म। इतना बोलकर चिंकी चुड़ैल बबली कबूतरी को भी उठाकर नदी में फेंक देती है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है सुंदरी कौवे की बहन का क्या नाम था? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।